बेटा हमारा अगला हेडिंग जो है इसी कड़ी में हम लोग देखते हैं जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है किसे कहते हैं। ठीक है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं बेटा? सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को, अवरोध यानी प्रतिरोध जिसको बोलते हैं, को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। इसका सिंपल सा एक चित्र है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एक सर्किट है, इसको कंप्लीट करते हैं। ये सेल हम लोगों ने लगा दिया, प्लस से माइनस की तरफ वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्लस से माइनस की तरफ इधर साइड ऐसे। ठीक है, तो ये सेल है हमारा, और परिभाषा जो कह रहा है कि इन दोनों जो सेल हैं, इन दोनों प्लेटों के, सेल के दोनों प्लेटों के बीच, यहाँ पे इस जगह सेल के दोनों प्लेटों के बीच अगर कोई अवरोध हम लोग लगा दें, उसी को हम लोग बोलेंगे आंतरिक प्रतिरोध, और उसको हम लोग स्मॉल r बोलेंगे। हालांकि प्रतिरोध जो होता है उसको कैपिटल R से सपोज करते हैं, लेकिन आंतरिक सेल के अंदर प्रतिरोध लगा है इन दोनों प्लेटों के बीच, तो उसको हम लोग स्मॉल r से प्रदर्शित करेंगे, जिससे पहचान हो जाए कि ये आंतरिक प्रतिरोध है। बाकी वैसे प्रतिरोध को हम लोग कैपिटल R से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो परिभाषा था ये सिंपल सा परिभाषा। ठीक है बेटा, कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है, तो ये हमारा है। और जो अगला हमारा टॉपिक है, यहीं पे अगर कोई पूछे एग्जाम में, कभी पूछ लिए कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है बेटा किन बातों पर निर्भर करता है? पहला तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, सेल के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो दोनों प्लेट हैं इनके बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, और क्या होगा? फिर क्या होगा? सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो बेटा हमेशा नियत रहता। ठीक है, लेकिन जो सेल जब हम लोग सेल को उपयोग में लेके आते हैं तो धीरे धीरे उसका मान क्या होता है? बढ़ता रहता है। जो आंतरिक प्रतिरोध है इसका मान बढ़ता रहेगा अगर हम लोग उपयोग कर रहे हैं सेल का। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट किन बातों पर निर्भर करता है? यही पहला, ये हम बोले हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है बेटा, तो अगला जो हमारा हेडिंग है, इसके बाद सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बाद जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का टर्मिनल विभवांतर और वैद्युत वाहक बल में संबंध। तो आइए देखते हैं इसको बेटा। तो देखते हैं बेटा, हमारा जो अगला डेरिवेशन है, सेल के टर्मिनल विभवांतर, वैद्युत वाहक बल और सेल के आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। बहुत ही आसान डेरिवेशन है बेटा, कभी कभी ये पूछा जाता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे? जो वैद्युत वाहक बल है उससे हम लोग देखेंगे, टर्मिनल विभवांतर से देखेंगे, और जो हमारा विभव पतन है इससे हम लोग निकाल देंगे सेल के टर्मिनल विभवांतर, वैद्युत वाहक बल और सेल के आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहला जो है वैद्युत वाहक बल की परिभाषा से E बराबर W/Q होता। अगर यहाँ से हम लोग या W बराबर निकालें तो E इंटू Q हो जाएगा, और इसी को समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है बेटा, E बराबर W/Q होता है वैद्युत वाहक बल, तो W को अगर बाहर करें तो E इंटू Q हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे टर्मिनल विभवांतर अगर देखें तो V बराबर W/Q, W तो हमारा वैद्युत ऊर्जा का मान है, तो ये बाहरी जो बाह्य वैद्युत ऊर्जा है उसकी बात हो रही है, तो V बराबर W/Q, या इसी को अगर हम लोग W को यहाँ पे बाहर कर लें तो W बाह्य कितना आ जाएगा बेटा? ये बराबर B गुणे Q, यानी V इंटू Q। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, समीकरण नंबर 2 मान लिया। यहाँ पे देखो विभव पतन की परिभाषा से, विभव पतन का मतलब क्या होता है? जो आंतरिक वैद्युत ऊर्जा होता है वो धीरे धीरे करके कम होना, उसी को हम लोग बोलते हैं विभव पतन। आवेश के सापेक्ष जो होता है, यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे V डैश इसको मान लिया, क्योंकि टर्मिनल विभवांतर को V माना था, तो कुछ अंतर दिखाने के लिए, कुछ अलग दिखाने के लिए इसीलिए V डैश मान लिया। होता क्या है विभव पतन? V डैश बराबर W/Q, लेकिन जो आंतरिक ऊर्जा होता है वो धीरे धीरे करके नष्ट होती रहती है। तो या यहां से अगर हम लोग W आंतरिक को बाहर करें, ध्यान से समझना बेटा, क्या हो जाएगा? V डैश इंटू Q हो जाएगा, और इसको समीकरण नंबर 3 सपोज कर लेंगे बेटा। ठीक है, समीकरण नंबर 1, 2 और 3 समीकरण यहाँ पे बन गए। अब देखो ऊर्जा सभी में है। ठीक है, ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा जो है सभी में है, तो यहाँ पे
आंतरिक में भी ऊर्जा, बाह्य में भी ऊर्जा, और यहाँ पे वैद्युत वाहक बल में भी जो वैद्युत ऊर्जा है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ पे लगा देंगे। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से लिखेंगे यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या होता है बेटा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, जितने भी यहाँ पे कार्य होंगे, मतलब ऊर्जा होगा, W बराबर दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ पे। तो बाहरी वैद्युत ऊर्जा और ये बाहरी वैद्युत ऊर्जा और आंतरिक वैद्युत ऊर्जा दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा कुल ऊर्जा। तो W बराबर W यहाँ पे बाहरी वाला, बाह्य जिसको बोले हैं, और प्लस W आंतरिक, ये हो जाएगा हमारा। अब यहां पे देखेंगे हमारा जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 जो है वहां से W का मान रख देंगे E इंटू क्यू, समीकरण 2 से W बाय का मान, और समीकरण 3 से हम लोग आंतरिक का मान। तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या है बेटा, यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण के नियम में हम लोग रखते हैं W की जगह पे क्या रखेंगे, पहले समीकरण से ये यहाँ पे बॉक्स में हम बंद कर दे रहे हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो, और ये आंतरिक। तो W बराबर E इंटू क्यू, यहाँ पे W बराबर E इंटू क्यू रख दिया, बराबर है, फिर W बाह्य है तो W बाह्य हमारा आया V इंटू क्यू, V इंटू क्यू, फिर प्लस W आंतरिक, आंतरिक ऊर्जा का मान, तो आंतरिक ऊर्जा हमारा था V डैश इंटू क्यू, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज देखना है जो हमारा E क्यू, ये W का मान था, और बाह्य ऊर्जा जो था हमारा V इंटू क्यू, और आंतरिक ऊर्जा का मान हमारा क्या था बेटा, V डैश इंटू क्यू। अगर आवेश को यहाँ पे हम लोग कॉमन कर लें, देखो यहाँ पे वी क्यू यहाँ पे है, वी डैश क्यू यहाँ पे है, आवेश को अगर कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा अंदर, ई क्यू बराबर, क्यू को हमने कर लिया कॉमन तो वी बचा और प्लस में वी डैश बचा। ठीक, तो ये क्यू से क्यू कट जाएगा, ई बराबर केवल बचेगा यहाँ पे, ई क्या है बेटा हमारा वैद्युत वाहक बल, तो ई बराबर यहाँ से बचेगा वी प्लस वी डैश, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब ओम का जो नियम है हमारा क्या कहता है बेटा, ओम का नियम कहता है कि जो V है यानी वैद्युत विभव है वो किसके बराबर होता है, I इंटू आर के, V बराबर आई आर। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे चूंकि V डैश बराबर जो हमारा विभव पतन यानी आंतरिक यहाँ पे आया था आंतरिक ऊर्जा, उसी में हम लोग लगा देंगे ओम के नियम को, तो V बराबर I। अब आंतरिक की बात हो रही है, आंतरिक ऊर्जा की बात हो रही है, तो प्रतिरोध भी हमारा आंतरिक होगा। तो आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया। तो V बराबर I इंटू वी डैश बराबर I इंटू आर रख देंगे। E का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, E बराबर, इसलिए यहाँ पे लिख लेना, इसलिए V, E बराबर V प्लस I इंटू आर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, अगर यहां से V का मान निकालें, वैद्युत विभव का मान, वैद्युत विभव का मान निकाल रहे हैं, तो ये प्लस आई आर को हम लोग दूसरी तरफ भेजेंगे, माइनस का आई आर हो जाएगा। तो यहाँ पे V बराबर ई तो रहेगा ही, और माइनस का आई आर, ये हमारा आ गया किसमें किसमें संबंध, सेल के टर्मिनल विभवांतर, वैद्युत वाहक बल और सेल के आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ठीक है बेटा, तो अगला जो हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होगा, अगला जो महत्वपूर्ण हेडिंग है वो सेलों का संयोजन। जैसे हम लोगों ने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा समांतर और श्रेणी, सेम उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे सेल का संयोजन। ठीक है, समांतर और श्रेणी क्रम में। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल का नाम यहाँ पे है, और वीडियो को लाइक करना और आगे अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। ठीक है बेटा, धन्यवाद, जय हिंद।